व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किस सोपान का प्रयुक्त करना अनिवार्य है? ऑप्शंस आर पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या उपयुक्त सभी। तो व्याकरण शिक्षण की बात हो रही है और हिंदी व्याकरण शिक्षण की बात हो रही है, इनमें से किस चीज को प्रयुक्त करना अनिवार्य होता है? तो सारे के सारे यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पूर्व ज्ञान, जिसको बोलते हैं प्री नॉलेज। किसी भी सब्जेक्ट की जो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, उसका पूर्व ज्ञान होना। तो बात हुई ये। दूसरा ऑप्शन बोलता है प्रस्तावना। प्रस्तावना बोले तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है किसी भी चीज का, जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं, यहाँ बात की जा रही है इंट्रोडक्शन की। उद्देश्य कथन, कि क्या उद्देश्य है, सीखने का उद्देश्य क्या है। तो ये बात हुई ऑप्शन 3 की। तो सारे के सारे जो है व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको कि अगर पूर्व ज्ञान की बात करें, तो सर्वनाम अगर हम पढ़ रहे हैं हिंदी में, अगर हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं, है ना, तो सर्वनाम के लिए हमारे पास, सर्वनाम पढ़ने के लिए हमारे पास किस चीज का पूर्व ज्ञान होना चाहिए भाई? संज्ञा का पूर्व ज्ञान होना चाहिए, कि आपको पता होनी चाहिए कि संज्ञा क्या है, तभी आप सर्वनाम को पढ़ेंगे। क्योंकि सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के लिए पूर्व ज्ञान होना चाहिए संज्ञा का। तो ये हुई हमारी पूर्व ज्ञान की बात। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे आज हिंदी शिक्षण के लिए, हिंदी शिक्षण शास्त्र के लिए, यानी कि हिंदी लैंग्वेज के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जितने भी सेट है आई सेक्शन में ऊपर लिंक मिल जाएगा, जरूर देखें। बिफोर एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड टेट, सी टेट, यूपी टेट, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस किए हैं। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां पोस्ट कर दूंगा मैं। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं मैंने। तो इस प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट देखना, आने वाले पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। किस विधि द्वारा बिना व्याकरण के नियमों नियमों भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं? यानी कि कौन सी विधि द्वारा व्याकरण के नियम कराए भाषा के शुद्ध रूप को अनुकरण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं? ये खेल विधि होती है, यानी कि प्ले मेथड होता है। प्रयोग विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि होती है, या पुस्तक विधि होती है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष भाषा विधि। इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है? व्याकरण के नियम भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि क्या होती है? ये प्राथमिक स्तर पर जो भी बालक होते हैं, जो भी प्राथमिक स्तर पर बालक होते हैं, उनके लिए प्रयुक्त की जाती है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, और उनके लिए बहुत ही उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चे और स्कूल आने से पहले ही भाषा की जटिलताओं, नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। इस कथन का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? बच्चे और स्कूल आने से पहले भाषा की जटिलताओं, यानी कि जो भाषा, जो लैंग्वेज है, उसकी कठिनताओं, जो कठिन होती है कि उसके नियम को आत्मसात कर पूर्ण भाषण क्षमता रखते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है। इस कथन का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? बच्चे को सरल विषय वस्तु उपलब्ध न कराई जाए, बच्चे को स्कूल में भाषा न सिखाई जाए, बच्चे को सामर्थ्य भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को व्याकरण के नियम बिल्कुल ना पढ़ाए जाए। तो देखिए इस स्टेटमेंट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और सी क्या बोलता है भाई? बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश, भाषिक परिवेश मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक पर्याप्त एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके पास में। परिवेश का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से ही भाषा कोई भी बच्चा बहुत जल्दी से सीखता है। तो ऐसा परिवेश आप उपलब्ध कराएं बच्चों के लिए, जहां पर वो भाषाई क्षमताओं का अपनी विकास कर सके। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, भाषा शिक्षण की अगर मैं बात करूं, तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार प्रीवियसली भी पूछे गए हैं कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करेंगे एक भाषा शिक्षक के रूप में? ऑप्शन ए, समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचित कराना, या बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। तो देखो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी। सी क्या बोलता है यहाँ पर? कि बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचित कराना। अभी भी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बात करी कि भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा।
ठीक है, एक वातावरण बनाना पड़ेगा। दूसरा, स्वरूप का मतलब क्या होता है, अलग अलग रूप जिसके होते हैं, यानी कि भाषा के डिफरेंट डिफरेंट जो रूप हैं वो बच्चे को समझाने होंगे, कहाँ पर आप प्रयोग करेंगे भाषा का, किस तरीके से आप प्रयोग करेंगे, तो ये सारी चीजें बच्चे को आपको समझाएंगे, तो भाषा सीखने में बच्चे को आसानी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो टॉपिक हैं, क्या है, भाषा अर्जन क्या होती है ना, और भाषा सीखना। दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, एक चीज नहीं है। भाषा सीखना और भाषा अर्जन करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। ऑप्शंस देख लेते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश, या भाषा का व्याकरण। तो देखो राइट आंसर है यहाँ पर, भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में अंतर जो है वो है भाषाई परिवेश। बात क्लियर हुई। अब देखो भाषा सीखना क्या होता है, परिवेश में क्या होता है, परिवेश यानी कि अगर आपके पास एनवायरनमेंट है, अगर मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, सपोज मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे आसपास का परिवेश ऐसा होना चाहिए जिसमें जो भी लोग मेरे से मिल रहे हैं या मेरे आसपास रह रहे हैं वो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हो, है ना, इंग्लिश भाषा को प्रोत्साहित करते हो, इंग्लिश भाषा का यूज करते हो, तभी मैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर देख पाऊंगा कि मैं खुद सीखने के लिए, मेरे लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। पता चला मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ और मेरे आसपास का एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं और वो हिंदी बोलते हैं, तो उससे क्या है, वो परिवेश नहीं बना, तो आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। भाषा अर्जन करने का क्या मतलब होता है, भाषा अर्जन करने का मतलब होता है भाषा को ग्रहण करना और भाषा को समझना। क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। और भाषा अर्जन जो है बाल्यकाल में बहुत जल्दी होता है, बाल्य अवस्था में जैसे हम भाषा अर्जित कर लेते हैं, भाषा को समझना शुरू कर देते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, तो उसको हम बोलते हैं भाषा अर्जन। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने का क्या लाभ है, कि आप बच्चों को बाल साहित्य दे रहे हैं तो उसका क्या रीजन है। श्रवण कौशल का विकास होगा, उनके लेखकों से परिचय होगा, बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, या पात्रों को चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। तो देखो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट रहेगा, कि बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री। आप क्या दे रहे हैं उनको, बाल साहित्य दे रहे हैं, और बाल साहित्य से बच्चे क्या करेंगे, इंटरेस्ट डेवलप होता है, उनका रुचि बढ़ेगी, नई नई चीजों को सीखने की उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर उनको प्रदान करें। विविधतापूर्ण, विविधतापूर्ण में क्या आ गए भाई, इनमें रुचिकर चीजें आ गई हैं, है ना। दृश्य सामग्री भी होती है, रुचिकर हो गई, कहानियां हो गई, कविताएं हो गई, कहानियां हो गई, यहाँ पर कविताएं हो गई, तो ये सब बच्चों को क्या करेंगे, नई भाषा की तरफ सीखने के लिए अग्रसर करेंगे। तो ये बाल साहित्य का एक मेन रोल रहता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, शिक्षा तथा व्यवसाय की बात आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर जाकर केंद्रित होने लगती है क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली उत्तम है, यह युवक युवतियों को व्यवसाय चयन करने में सहायता करती है, यह युवक युवतियों को व्यवसाय चुनने में सहायता नहीं करती है, इसमें रचनात्मकता पर बल दिया जाता है। तो जो भी आधुनिक यानी कि मॉडर्न डे एजुकेशन जो है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली जिसको बोला जाता है, इस पर जाकर केंद्रित हो जाती है शिक्षा यानी कि एजुकेशन। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है हमारी, वो कैसी है भाई, सबसे उत्तम प्रणाली मानी जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, शैक्षिक निदान की प्रमुख विधि है। शैक्षिक निदान मतलब डायग्नोस्टिक जिसको हम बोलते हैं, कई बार हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया है सीडीपी में भी, या हिंदी लैंग्वेज में भी आ गया कि डायग्नोस्टिक, शैक्षिक एजुकेशनल डायग्नोस्टिक की प्रमुख विधियां क्या है, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, साथ साथ करना, या उपयुक्त सभी। तो देखो डायग्नाइज कर रहे हो अगर आप किसी भी चीज को, यानी कि निदान कर रहे हो किसी भी चीज का, तो आपको सारी चीजों को गौर देना होगा, कि निरीक्षण करना, उसके बाद परीक्षण करना, उसके बाद साक्षात्कार करना, तीनों की तीनों विधियां इसमें इंक्लूड होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षण सूत्र क्या है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शिक्षण सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात मतलब नोन से अननोन की ओर, दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या क्या है। जो शिक्षण सूत्र यानी कि भाषा को सीखने के सूत्र हैं भाई, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाए बच्चों को, मूर्त से फॉर्मल से, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जाए,
इजी से कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाया जाए, उपयुक्त सभी, और इसके अलावा क्या होता है एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाया जाए, मनोवैज्ञानिक से यानी कि साइकोलॉजिकल से रीजनिंग की ओर ले जाया जाए। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, शिक्षण सूत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? क्या करना है आपको, भाषागत यानी कि लैंग्वेज क्रिएटिविटी को इवैल्यूएशन करना है। तो कौन सी विधि सबसे सही रहेगी, कौन से क्वेश्चन सही रहेंगे? बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव, मुक्त अंत वाले प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न यानी कि वन वर्ड, सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। तो आपको क्या चीज निकाल के लेके आने की, बच्चे की भाषाई क्रिएटिविटी कितनी है, यानी कि भाषागत रचनात्मकता उसमें कितनी है। तो आप कौन से प्रश्न देंगे, ऑप्शन नंबर बी, ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त अंत वाले प्रश्न। अब ये क्या है, क्रिएटिविटी, किसी भी बच्चे की रचनात्मकता अगर आपको देखनी है तो आप उसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, यानी कि विविध दिशाओं में सोचने का मौका दें, तभी बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएगा, चाहे वो भाषा के फील्ड में हो चाहे और किसी फील्ड में हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिपि क्या है? वर्णों की व्यवस्था है लिपि, वाक्यों की व्यवस्था है, शब्दों की व्यवस्था है, या फिर एक गद्य की व्यवस्था है? तो राइट आंसर क्या होगा, लिपि। ऑप्शन नंबर ए, लिपि है वर्णों की व्यवस्था। बात क्लियर हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कई बार गलत कर पाते हैं, और इजी क्वेश्चन है। वर्णों की व्यवस्था है ये, और ध्वनियों को लिखकर जो प्रस्तुत करने के ढंग को, जो भी हमारी ध्वनियां होती हैं उनको लिखकर प्रस्तुत करने के ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और अगर लिपि की मैं बात करूं, हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है भाई। देवनागरी लिपि है हिंदी और संस्कृत भाषा की। तो ध्वनियों को लिखकर जब हम प्रस्तुत करते हैं या लिखकर, और इनको प्रस्तुत करने के अलग अलग ढंग होते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था हो गई आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है कि हम उन्हें लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रभाव के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। भाई देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा सीखने की सर्वोपरि उद्देश्य है कि वो अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख सके, और ये किस कार्य के थ्रू होगा, ये जब हम मौखिक अभिव्यक्ति का मौका देंगे बच्चों को, मौखिक यानी कि ओरल, अपने विचार को प्रस्तुत करने का मौका देंगे स्टूडेंट को। मौखिक भाषा ज्ञान अर्जन और का महत्वपूर्ण साधन होता है ना? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो आप अगर सुन रहे हो तो मेरे लिए क्या है, ये मौखिक भाषा चल रही है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, इससे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो मौखिक भाषा क्या है, ज्ञान अर्जन का एक मुख्य स्रोत है, और इससे हम अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना क्या कहलाता है अभी प्राथमिक स्तर पर? बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बच्चों में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है? सृजनात्मकता बोले तो क्रिएटिविटी है ना। 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखना, ऐसा क्वेश्चन दो कि 2 दिन के लिए अवकाश के लिए पत्र लिखो, तो इससे आप क्या बच्चे की क्रिएटिविटी पता लगा पाएंगे। मेरे आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाकर, पढ़ी गई कहानी के सापेक्ष में लिखना, या फिर भूकंप आने पर तबाही हुई और उसके बारे में अनुभव लिखना। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी पर हमने क्यों फोकस किया है, सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं, सृजनात्मकता अभिव्यक्ति यानी कि क्रिएटिविटी, क्या आप सोचते हैं, क्या एक नया सोचते हैं और उसको अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से लिखते हैं। तो आप प्रत्यक्ष अनुभव को जब आप अपने पेपर पेंसिल पर उतारेंगे, तो उससे अच्छी क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं होती है। तो उसमें आपके विचार छिपे होते हैं, आपकी सोच छिपी होती है। तो जैसे यहाँ टॉपिक है भूकंप आने पर, टीचर ने कहा कि जो भूकंप आया था उससे जो तबाही हुई है उसके बारे में आप अपना अनुभव लिखिए। तो बच्चे हुआ या कोई भी व्यक्ति हुआ जो उस चीज को ऑब्जर्व किया है उसने, तो वो अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा, अपनी सोच लिखेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं सृजनात्मकता अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। किस चीज की उपेक्षा नहीं की जा सकती है उच्च प्राथमिक स्तर पर? बच्चों की सामाजिक श्रेणी की, बच्चों की पाठ्य पुस्तकें, या फिर शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, या बच्चों की भाषाई या भाषिक पृष्ठभूमि की। तो उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप बच्चे की भाषाई पृष्ठभूमि यानी कि जो लैंग्वेज
बैकग्राउंड है उसकी उपेक्षा यानी कि उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस चीज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा बच्चे को सिखा रहे हैं, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि भाषा, उसका भाषा लैंग्वेज बैकग्राउंड क्या है, वहां से आप उसको सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से, अगर आपने यही चीज मिस कर दी, उसकी पृष्ठभूमि को ही मिस कर दिया, तो आप नई लैंग्वेज उसको किस तरीके से सिखाएंगे, या जो उसकी बेस लैंग्वेज है उसको किस तरीके से समझाएंगे फिर। तो भाषिक पृष्ठभूमि को हम जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के लिए। आई होप आपको पसंद आए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। मिलेंगे आपसे नए प्रैक्टिस सेशन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।